एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कक्षा 6 साइंस का एक चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, यानी सजीवों की विशेषताएं और उनके आवास। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी पहेली और बूझो अपनी जो वैकेशन है उसमें कई स्थानों की सैर करने के लिए गए। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। इसी तरह की एक ट्रिप में ये गंगा नदी जो कि ऋषिकेश में, वहाँ पर गए। दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, ये हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर चढ़े। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ बहुत ठंड थी। दे saw मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, इन्होंने इन माउंटेन्स के ऊपर मैनी काइंड्स के ट्रीज देखे, जैसे कि ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस, ये पेड़ बहुत ही अलग तरह के थे। नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स, इनके जो घर थे मैदानों में, वहाँ के पेड़ों से। इन यट अनदर ट्रिप, एक और दूसरी यात्रा में ये लोग गए। दे ट्रेवल टू राजस्थान, राजस्थान की यात्रा की। एंड मूव्ड ऑन कैमिल्स, और वहाँ इन्होंने कैमिल्स की सवारी की। थ्रू द हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तानों में होकर के। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स, इन्होंने विभिन्न तरह के कैक्टस प्लांट्स इकट्ठे किए, अलग अलग तरह के, फ्रॉम दिस ट्रिप, इस यात्रा से। फाइनली, अंत में, दे वेंट ऑन ए ट्रिप टू पुरी, ये पुरी की यात्रा पर गए। एंड विजिटेड द सी बीच, और वहाँ उन्होंने समुद्र का तट देखा। डॉटेड विद कैजुएरिना ट्रीज, वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स, और जब इन्होंने सारी यात्राएं की कर ली, तो घर आकर के जब इन्होंने याद किया सभी यात्राओं के बारे में, तो ये थॉट स्ट्रक देम, तो एक विचार उनके दिमाग में आया। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी जितने भी यात्रा के स्थानों पर ये गए, तो सारी की सारी जगह एक दूसरे से डिफरेंट थी। सम वर कोल्ड, सम वर हॉट, सम वेरी हॉट, यानी कुछ स्थान तो ठंडे थे और कुछ बहुत ही गर्म थे। एंड ड्राई, और सूखे भी थे। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ स्थान बहुत ज़्यादा आर्द्र थे, ह्यूमिड। एंड यट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म, और सभी जगह पर इन्होंने देखे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग क्रिएचर्स देखे, ऑफ वेरियस काइंड्स, विभिन्न तरह के। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ where there may not be any living creatures, उन्होंने कोशिश की टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ, इन पृथ्वी पर एक ऐसे स्थान के बारे में सोचने की। वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर, जहाँ किसी भी तरह के कोई लिविंग क्रिएचर्स नहीं हो। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम, बूझो ने सोचा अपने घर के पास वाले स्थानों के बारे में। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ही ट्राइड द कपबोर्ड्स, यहाँ तक कि उसने कपबोर्ड्स को भी देखा। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, उसने सोचा था कि शायद यहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड, लेकिन कपबोर्ड में भी उसको एक छोटा सा स्पाइडर मिल गया। आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, ऐसा कोई भी स्थान उसे दिखाई नहीं दिया। ही कुड थिंक ऑफ, जिसके बारे में वो सोच सकता था, दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स, कि जहाँ कोई लिविंग क्रिएचर्स नहीं हो। ऑफ सम काइंड और द अदर, एक प्रकार का या दूसरे प्रकार का। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग, पहेली ने सोचना शुरू किया। एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, और दूर के स्थानों के बारे में पढ़ना शुरू किया। सी रीड दैट पीपुल हैव even found tiny living organism in the opening of volcanoes, तो उसने पढ़ा कि यहाँ तक कि ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज, यानी जो ज्वालामुखी होते हैं,
तो उनके मुहानों के ऊपर भी छोटे जानवर पाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। तो एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट ये हुई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। अलग हो सकता है कि वे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के जानवर मिलते हों। अब यहाँ 6.1 में देखिए, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, यानी ऐसे सजीव और उनकी सराउंडिंग्स कैसी होती है जहाँ वो रहते हैं। अनदर थॉट, एक और विचार, दैट अकर टू पहेली एंड बूझो, जो पहेली और बूझो के दिमाग में आया, वाज अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रकार के बारे में था। दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस, जो अलग अलग लोकेशंस में रहते हैं। दैट दे हैड विजिटेड, जहाँ की उन्होंने यात्रा की, यानी अलग अलग जगह पर उन्होंने अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, मतलब सजीव देखे। द डेजर्ट्स हैड कैमल्स, उन्होंने देखा कि जब वो राजस्थान की यात्रा पर आए, यानी जहाँ डेजर्ट हैं तो वहाँ उन्होंने कैमल देखे। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, पहाड़ियों की यात्रा पे गए तो वहाँ उन्होंने गोट्स और याक देखे। पुरी हैड सम अदर क्रेचर्स, पुरी में उन्होंने कुछ दूसरे जानवर देखे, जैसे क्रैब्स ऑन द बीच, जैसे बीच के ऊपर उन्होंने क्रैब्स देखे। एंड सच ए वेराइटी ऑफ फिश, और विभिन्न तरह की फिश उन्होंने देखी। बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन, जो फिशरमैन के द्वारा पकड़ी जा रही थी। एट द सी, समुद्र में से। एंड देन, और तब, देयर डिड सीम टू बी सम क्रेचर्स, और तब, लाइक एंड्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस, फिर उन्होंने सोचा चींटियों के बारे में, जो इन सभी तरह की लोकेशंस में मिली उनको, अलग अलग लोकेशंस में भी चींटियां हर जगह उन्होंने पाई। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स, इन प्रत्येक क्षेत्रों में जो उन्होंने पौधे देखे, जो प्लांट्स देखे, वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अदर रीजन, तो ये पौधे जो थे, यानी पेड़ पौधे जो थे, वो बहुत ज़्यादा अलग थे, भिन्न थे अलग अलग लोकेशंस पर। वाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स वर दे द सेम, यानी अलग अलग लोकेशंस की जो सराउंडिंग्स है, जो परिवेश है, वर दे सेम, क्या वे एक जैसे ही थे। लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट से शुरू करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और हम फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जो ऑब्जेक्ट, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। दैट कैन बी फाउंड देयर, जो वहाँ मिलते हैं। लिस्ट देम इन कॉलम 1, इनकी कॉलम 1 के अंदर एक लिस्ट तैयार करते हैं ऑफ टेबल 6.1 में। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और सारी लिस्ट बनाते हैं थिंग्स की, एनिमल्स की और प्लांट्स की। फाउंड इन द अदर रीजन्स, जो कि दूसरे क्षेत्रों में मिलते हैं। दैट आर आल्सो शोन इन द टेबल, वे भी टेबल के अंदर दिखाए गए हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर सकते हो स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 6.1, इस 6.1 टेबल को भरने के लिए। डिस्कस आल्सो विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ डिस्कस कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल इकट्ठे करने के लिए। टू फिल द टेबल्स, टेबल्स को भरने के लिए। यू कैन आल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स, मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स से भी आप कंसल्ट कर सकते हो इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में से। दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के बारे में होती है, प्लांट्स के बारे में होती है, एंड मिनरल्स के बारे में होती है, ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों की। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट को आप इसमें ट्राई कीजिए, इंक्लूड कीजिए, बिग एंड स्मॉल, बड़े हों छोटे हों। इन ईच ऑफ द कॉलम्स इन दिस टेबल, प्रत्येक टेबल के कॉलम में भरिए। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स, किस तरह के ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड, हम पाएंगे, दैट मे नॉट बी एनिमल, जो एनिमल
नहीं हो सकते या प्लांट्स नहीं हो सकते। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स, संभवतया पौधों के जो पार्ट्स हैं जैसे कि सूखी पत्तियां हैं, और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स या फिर जानवरों के जैसे पार्ट्स हैं लाइक बोन्स जैसे कि हड्डियाँ। वी मे आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, हम अलग तरह की सॉइल्स भी पा सकते हैं, एंड पेबल्स और कंकड़ पत्थर भी। वाटर इन द ओशंस मे हैव साल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 3। ओशंस के अंदर जो पानी होता है जिसके अंदर साल्ट हो सकता है घुला हुआ, इसके बारे में हमने चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस किया है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, वहाँ भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर, जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल नंबर 6.1। तो इस तरह आप पढ़ते पढ़ते टेबल नंबर 6.1 टेबल को आप भरिए, उसमें और एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। वी विल डिस्कस द टेबल, हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेस, और ज़्यादा स्थानों की सैर करने के दौरान। हैबिटेट एंड एडेप्शन, ये एक पॉइंट, हैबिटेट एंड एडेप्शन। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, और एडेप्शन का मतलब अनुकूलन। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, यानी एक्टिविटी 1 के अंदर जो लिस्ट आपने बनाई है एनिमल्स की और प्लांट्स की, तो उसमें आपको क्या पता चलता है? डिड यू फाइंड ए लार्ज वेराइटी इन देम, क्या आपको इसमें एक लार्ज वेराइटी दिखाई देती है? लुक एट, देखिए। व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम, कि आपने कॉलम में क्या एंटर किया है फॉर द डेजर्ट, डेजर्ट वाले कॉलम में तो आपने क्या एंटर किया है। एंड द कॉलम फॉर द सी, और सी वाले कॉलम में आपने क्या एंटर किया है इन टेबल 6.1 में। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स, यानी ये जो दो कॉलम हैं, क्या डिड यू लिस्ट, क्या आपने उसमें सारणी बनाई है, क्या लिस्ट किया है वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत ही भिन्न तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स, यानी ये दोनों ही जो क्षेत्र है उनकी जो सराउंडिंग्स है ये किस तरह एक दूसरे के समान है। इन द सी, समुद्र के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई सालिन वाटर, यानी समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो साल्टी वाटर से सराउंडेड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर, इनमें से अधिकांश पानी के अंदर घुली हुई जो एयर है उसको यूज करते हैं। देर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, जबकि डेजर्ट में बहुत कम पानी अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम, यानी रेगिस्तान में जो दिन का समय होता है वो बहुत ही गर्म होता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट, और रात के समय बहुत ठंड होती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट, तो डेजर्ट के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ये डेजर्ट की सॉइल के अंदर रहते हैं और सांस में हवा लेते हैं अपनी परिवेश में से। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स, तो सी और डेजर्ट दोनों ही बहुत अधिक भिन्न सराउंडिंग्स है। एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, और इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। इजंट इट, क्या ऐसा है? लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखते हैं, यानी बहुत ही अधिक भिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में। फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, समुद्र और रेगिस्तान के। ए कैमिल एंड ए फिश, तो यहाँ पर हम तुलना करते हैं डेजर्ट का एक एनिमल कैमिल के बारे में और पानी का जानवर फिश के बारे में। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमिल, यानी कैमिल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट,
और डेजर्ट में कैमल के सर्वाइव करने में सहायता करता है। इन डेजर्ट कंडीशंस में वो सर्वाइव करने में सहायता करता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, कैमल्स की लंबी टांगें होती है, विच हेल्प टू, जो सहायता करती है किसमें, कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, यानी उनकी बॉडी को सैंड की जो हीट है यानी रेत की जो गर्मी है उससे दूर रखती है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, इसके अलावा जो ऊँट होते हैं वो बहुत कम मात्रा में एक्सक्रीट करते हैं यूरिन, यानी बहुत कम मूत्र त्यागते हैं। देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, इसके अलावा उनका जो मल होता है, जो डंग होता है, जिसे हम गोबर भी कह सकते हैं, वो बहुत ही सूखा होता है। इसके अलावा उनके पसीने भी नहीं आते, स्वीट यानी पसीना। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, अब चूँकि कैमल्स जो है अपनी शरीर से बहुत कम पानी को बाहर निकालते हैं, तो दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, तो ये विदाउट वाटर मैनी डेज जिंदे रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, अब हम विभिन्न तरह की फ़िश के बारे में देखते हैं। सम ऑफ दीज आर शॉन इन फिगर 6.3, इनमें से कुछ मछलियाँ आपको दिखाई गई है फिगर नंबर 6.3 में। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश, विभिन्न तरह की मछलियाँ होती है, बट डू यू सी, क्या आप देखते हैं, दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, कि प्रत्येक, चाहे अलग अलग तरह की मछली है लेकिन एक कॉमन चीज़ इनमें होती है इनके आकार को लेकर के। ऑल द वंस शॉन हियर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप, सभी मछलियों में एक सबसे कॉमन जो विशेषता होती है वो होती है कि इनकी जो शेप है वो स्ट्रीम लाइन होती है। दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, और अपनी इस शेप के कारण ये पानी के अंदर मूव करने में सहायता करती है। फिश हैव स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़, फिश के अंदर उसके शरीर के ऊपर स्लीपरी स्केल्स होते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश, ये फिश को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड आल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट, इसके अलावा ये ईजी मूवमेंट में भी फिश को हेल्प करते हैं थ्रू वाटर, पानी के अंदर। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, फिश के जो फिन्स होते हैं वो एकदम समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसके अलावा टेल्स भी फ्लैट होती है। दैट हेल्प देम टू चेंज डिरेक्शंस, और इसके कारण यानी फिन्स और टेल के कारण ये डायरेक्शन चेंज कर लेती है आसानी से। एंड कीप देयर बॉडी, इसके अलावा ये अपनी बॉडी को बैलेंस रखती है इन वाटर के अंदर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, और ये गिल्स क्या करते हैं, हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी गिल्स की सहायता से पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड होती है ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसको ये ब्रेथ करने में काम में लेती है। वी सी, हम दैट द फीचर्स ऑफ ए फिश, तो हम देखते हैं कि फिश के जो फीचर्स हैं, हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर, ये फीचर्स इसको पानी के अंदर रहने में सहायक हैं। एंड द फीचर्स ऑफ ए कैमल, और कैमल के जो फीचर हैं वो हेल्प करते हैं कैमल को इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने में। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स, हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं फ्रॉम ए वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, यानी बहुत बड़ी जो वेराइटी है एनिमल्स की उनमें से, एंड प्लांट्स, और प्लांट्स में से, दैट लिव ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर रहते हैं। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये सारी जो वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, वी विल फाइंड दैट, हमको पता चलता है कि दे हैव सर्टेन फीचर्स, कि उनमें कुछ विशेष फीचर्स होते हैं, कुछ विशेष विशेषताएं होती है। दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग्स, वो उनको उन सराउंडिंग्स में रहने में हेल्प करती है, इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, जिन सराउंडिंग्स में ये सामान्यतः मिलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, यानी किसी सर्टेन हैबिट्स या स्पेसिफिक फीचर्स की जो प्रेजेंस होती है, विच एनेबल, जो एनेबल करती है, समर्थ बनाती है एन ऑर्गेनिज्म,
किसी भी जीवित प्राणी को टू लिव नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से जिंदा रहता है, इन ए प्लेस, किसी स्थान पर, इज कॉल्ड एडेप्टेशन, इसे हम एडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म सजीवों की जो अनुकूलनता है वो डिफ़र होती है डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, अपने रहने के स्थान के आधार पर। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि ए फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, कि एक फिश पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती, एंड ए कैमिल कैन नॉट लिव इन सी, और ये कि एक कैमिल पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, तो वह स्थान जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इज कॉल्ड हैबिटेट, उसे हैबिटेट कहते हैं, मतलब आवास कहते हैं। हैबिटेट मीन्स, हैबिटेट का मतलब होता है ए ड्वेलिंग प्लेस, यानी रहने का स्थान यानी घर। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड, वाटर, एयर और शेल्टर प्रोवाइड करता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, विभिन्न तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, एक ही आवास में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, दैट लिव ऑन लैंड, यानी ऐसी वनस्पतियाँ या जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं या ज़मीन पर मिलते हैं, आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। यानी ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो जानवर या जो पेड़ पौधे हैं, तो ज़मीन पर रहने वाले हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल, यानी थलीय आवास। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के या थलीय आवास के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड्स है, डेजर्ट्स है, ये थलीय आवास हैं, यानी जंगल है, ग्रास लैंड है, इसके अलावा डिजर्ट्स है, इसके अलावा कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स है, ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी ऐसे जानवर या ऐसे पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ जो पानी के अंदर रहती है, तो ऐसे आवासों को हम कहते हैं जलीय आवास, यानी एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब जैसे कि लेक्स है, रिवर्स है एंड ओशंस है, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देर आर लार्ज वेरिएशंस, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, अमॉन्ग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर जैसे कि फॉरेस्ट्स हैं, ग्रास लैंड्स है, डेजर्ट्स है, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में स्थित है। तो वहाँ के देर आर लार्ज वेरिएशंस, इन ये अलग अलग हिस्सों के जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, तो वहाँ पर मिलने वाले जो जानवर या वनस्पतियाँ हैं, उनमें अलग अलग बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। द ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी सारे सजीव यानी वनस्पतियाँ या जानवर, लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, ये जिस हैबिटेट में रहते हैं वो कहलाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जैविक घटक। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा जैसे कि रॉक्स है, सॉइल है, एयर है एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूएंट्स, जो हैबिटेट के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये अजैविक घटक कहलाते हैं। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आपसे पूछा गया है कि सनलाइट और जो हीट है ये बायोटिक है या एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी जैविक या अजैविक घटक है।
ये आपको बताना है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हम जानते हैं कि कुछ पेड़ पौधे पेड़ों से, यानी जो कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो सीड से पैदा होते हैं, यानी सीड में से जो है उगते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स। कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में देखते हैं एंड देयर इफ़ेक्ट, और उनके प्रभाव के बारे में देखते हैं ऑन सीड्स, सीड्स के ऊपर एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स, जब ये ग्रो होते हैं और यंग प्लांट्स बनते हैं। एक्टिविटी 2, तो यहाँ पर हम एक्टिविटी 2 हल करेंगे। रिकॉल एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 4। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम ग्राम एंड मेज सीड्स। वहाँ हमने एक जो एक्टिविटी की थी और वहाँ हमने मेज और ग्राम के सीड लिए थे और उनमें स्प्राउट करवाए थे, यानी उनका अंकुरण हमने देखा था मेज और ग्राम सीड का, यानी चने का बीज और मक्की का बीज। व्हेन द सीड टर्नेड इनटू ए स्प्राउट, यानी जब सीड जो है एक स्प्राउट में चेंज हो गया, इट इज़ सेड टू हैव जर्मिनेटेड। यानी जब कोई सीड स्प्राउट हो जाता है, स्प्राउट में बदल जाता है, यानी अंकुरण हो जाता है, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं जर्मिनेटेड, अंकुरित। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट। ये एक तरीके से एक नए पौधे की बिगिनिंग है, एक नए पौधे के जीवन की शुरुआत होती है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। कुछ सूखी मूंग के बीज आप लीजिए। कीप 20-30 सीड्स असाइड, और 20 या 30 बीजों को आप अलग रख दीजिए। एंड सॉक द रेस्ट, और बाकी के बीजों को आपको क्या करना है, भिगो देना है पानी में फॉर ए डे, एक दिन के लिए। यानी 20-30 बीज तो सूखे ही अलग रख दो और बाकी के आप पानी में भिगो दो। डिवाइड द सॉक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। अब ये जो भीगे हुए बीज है इनको फिर आपको 4 भागों में बांट देना है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। इनमें से एक हिस्से को तो आपको पूरी तरह पानी में डुबो के रखना है फॉर 3-4 डेज, 3 या 4 दिन तक। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर। और जो सूखे बीज आपने अलग से रखे हैं उनको, और जो आपने पानी में डुबो दिए उन बीजों को आपको ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। कीप 1 पार्ट ऑफ सॉक्ड सीड्स इन ए सनी रूम। अब एक हिस्सा भीगे हुए बीजों का आप सूर्य की रोशनी वाले कमरे में रखना है। एंड अनदर इन ए कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक ए कपबोर्ड। और एक हिस्सा भीगे हुए बीजों का आपको एक ऐसी जगह पर रखना जो पूरी तरह से अंधेरे में हो, जैसे कि कपबोर्ड है, जैसे कि अलमारी है। दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, जिसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती हो। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। और एक हिस्सा जो लास्ट हिस्सा है उसको आपको कहाँ रखना है, बहुत ही ठंडी जगह पर रखना है। से इन ए रेफ्रिजरेटर और विद आइस अराउंड थेम। जैसे कि ठंडी जगह क्या है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, यानी जो फ्रीज होता है उसमें, या फिर उसको बिल्कुल बर्फ़ के अंदर रखना है। रिंसे देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। उनको हिलाते रखना है और पानी भी बदलना है हर रोज़। व्हाट डू यू नोटिस। अब आप क्या देखते हैं, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद में, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। क्या पांचों ही जो बीज आपने अलग अलग कंडीशंस में रखे हैं, क्या वो एक साथ जर्मिनेट होते हैं, क्या एक साथ उनमें अंकुरण होता है। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज। क्या आप ये देखते हैं कि उनमें किसी में बाद में, यानी बहुत धीमी गति से जर्मिनेशन हो रहा है, या फिर किसी पार्ट में बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं हुआ है, अंकुरण नहीं हुआ है। डू यू रियलाइज, क्या आप रियलाइज़ करते हैं दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या आपने ये पहचाना इस बात को कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी अजैविक घटक, जैसे कि एयर है, वाटर है, लाइट है एंड हीट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं
किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। इनफैक्ट वास्तव में एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस बात से, इस प्रयोग से हमको ये पता चला कि एबायोटिक फैक्टर्स भी वास्तव में, यानी अजैविक घटक भी वास्तव में इम्पॉर्टेंट होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। वी फाइंड दैट, हम ये भी पाते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये चाहे अत्यधिक ठंडी क्लाइमेट हो चाहे अत्यधिक गर्म क्लाइमेट हो, सभी कंडीशंस में ये एग्जिस्ट करते हैं। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? तो ये अलग अलग तरह की कंडीशंस में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे ये सर्वाइव करते हैं। एडेप्शन इज़ द मेथड। तो एडेप्शन यानी अनुकूलन ही वह तरीका है बाई विच, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट के साथ ये एडजस्ट हो जाते हैं अच्छी तरीके से। एडेप्शन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम। एडेप्शन छोटे समय यानी छोटी शॉर्ट टाइम के लिए ये टेक प्लेस नहीं होता, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन, क्योंकि किसी भी रीजन्स के जो अजैविक घटक होते हैं आल्सो चेंज वेरी स्लोली, वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट एडप्ट, जो एडप्ट नहीं हो पाते हैं टू दीज चेंजेज, इन चेंजों के अनुरूप, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या होता है, डाई एंड ओनली द एडेप्टेड वंस सर्वाइव। यानी जो चेंजेस के साथ एडेप्ट हो जाते हैं वो तो जिंदे रहते हैं, और जो चेंजेस के साथ एडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। ऑर्गेनिज्म एडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। ऑर्गेनिज्म एडेप्ट करते हैं डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स के साथ डिफरेंट तरीके से। दिस रिजल्ट्स, इसका परिणाम क्या निकलता है, इन ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग जो हैबिटेट है उनके जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर इनका जो है फ़र्क पड़ता है। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स। अब हम कुछ आवासों के बारे में देखते हैं। अंडरस्टूड, समझते हैं द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द एडेप्शन ऑफ एनिमल्स इन दीज हैबिटेट्स। और किस बात को समझते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, एंड द एडेप्शंस, और अनुकूलन के बारे में, ऑफ एनिमल्स, जानवरों के, इन दीज हैबिटेट्स, इन आवासों में। तो ये देखिए 6.3 ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग आवासों की के में होकर के एक जर्नी हम यहाँ पर देखेंगे, यानी सभी हैबिटेट की यहाँ पर यात्रा करेंगे। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, तो सबसे पहले कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जैसे कि डेजर्ट्स। तो सबसे पहले ये जो जर्नी है हमारी वो डेजर्ट से शुरू करते हैं। यानी डेजर्ट यानी जो रेगिस्तानी जो आवास है वहाँ पर प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं या कैसे वो जो है एडेप्ट होते हैं। वी डिस्कस्ड द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट। हमने डिस्कस किया है एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, किसी डेजर्ट के एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, एंड द एडेप्शंस इन कैमल्स, और कैमल्स की अनुकूलनता के बारे में। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी हमने अभी तक सिर्फ ऊँट के बारे में देखा, अब दूसरे जानवरों का क्या है। दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, यानी दूसरे जो जानवर हैं ऊँट के अलावा वो कैसे एडेप्ट करते हैं, यानी रेगिस्तान के अंदर ऊँट को छोड़ करके जो विभिन्न तरह के जानवर वहाँ मिलते हैं वो कैसे एडेप्ट करते हैं वहाँ की कंडीशंस के साथ। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्शंस, क्या उनमें भी इसी एक सेम तरह के एडेप्शंस मिलते हैं। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नैक्स। कुछ डेजर्ट एनिमल्स है जैसे कि रैट्स है, जैसे कि स्नैक्स है। विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, ये ऐसे जानवर हैं जिनकी लंबी टांगें नहीं होती।
दैट ए कैमिल हैज़, जैसा कि कैमिल के होती है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, तो ये क्या करते हैं ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के दौरान अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं। दे स्टे इन बुरोज डीप इन द सैंड, ये क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे यानी रेत के नीचे गहरे बिलों के अंदर चले जाते हैं रहने के लिए। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, ऐसे जानवर यानी सांप और जो है चूहे, ये रात के समय बाहर आते हैं। व्हेन इट इज़ कूलर, जब ठंड हो जाती है। फिगर 6.5 शोज, फिगर 6.5 दिखाता है सम टिपिकल प्लांट्स, कुछ विशेष पौधे दैट ग्रो, जो उगते हैं इन ए डेजर्ट, किसी रेगिस्तान में। हाउ आर दीज एडेप्टेड टू द डेजर्ट, ये किस तरह रेगिस्तानी परिस्थितियों के साथ अनुकूलनता स्थापित करते हैं। एक्टिविटी 3, ब्रिंग ए पॉटेड कैक्टस, एक गमले में लगा हुआ कैक्टस लीजिए एंड ए लीफी प्लांट, और एक पत्तीदार पौधा लीजिए टू द क्लासरूम, और इन्हें क्लासरूम में लेकर के आइए। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स, यानी कैक्टस और जो लीफी प्लांट है दोनों के किसी विशेष हिस्से को आप पॉलीथीन के बैग से ढक दीजिए। एज वाज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 4, जैसा कि एक्टिविटी 4 में चैप्टर 4 में हमने किया। वेयर वी स्टडीड, जहाँ हमने स्टडी की ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, पौधों के अंदर ट्रांसपिरेशन के बारे में। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन, दोनों ही गमलों को आप सूर्य की रोशनी में रख दें। एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद देखें। व्हाट डू यू सी, क्या देखते हैं। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग्स, यानी जो आपने पॉलीथीन बैग बांधे थे दोनों ही पौधों की पत्तियों के ऊपर, उनके अंदर जो पानी की मात्रा है क्या वो अलग अलग तरह की है। क्या आप पाते हैं कि वो पानी की मात्रा अलग अलग तरह की है। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, यानी डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन में बहुत कम पानी बाहर निकालते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट, यानी डेजर्ट प्लांट्स में या तो पत्तियां बिल्कुल होती ही नहीं है, वेरी, या फिर होती है तो वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है, या फिर और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, या फिर ये पत्तियां नहीं होती बल्कि कांटों के रूप में बदल जाती है, स्पाइंस के रूप में। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, इसके कारण ट्रांसपिरेशन के कारण जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको ये रिड्यूस करती है, यानी रिड्यूस यानी कम करने में सहायक होती है, यानी पानी की मात्रा बाहर जो निकलती है उसको कम करने में सहायक होती है। बड़ी पत्तियां होगी तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, छोटी पत्तियां होगी तो कम पानी बाहर निकलेगा। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन ए कैक्टस इज, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ती जैसा जो संरचना होती है कैक्टस के अंदर, वो वास्तव में पत्ती नहीं होती। इनफैक्ट इट इज़ स्टेम, वो वास्तव में पत्ती नहीं होती बल्कि उसका तना होता है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम्स, तो अधिकांशतः इन पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियों की बजाय स्टेम के द्वारा की जाती है, यानी तनों के द्वारा की जाती है। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर, स्टेम भी पूरी तरह से कवर होता है मोटे वैक्सी लेयर से, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी, और कैक्टस के जो टिश्यूज होते हैं उसमें पानी को जो है बनाए रखता है, रिटेन करके रखता है। मोस्ट डिजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, अधिकांशतः जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट होती है वो पृथ्वी में यानी ज़मीन में बहुत गहराई तक चली जाती है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि पानी वहाँ पर ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। अब माउंटेन रीजन्स के बारे में देखते हैं। हमने अभी डेजर्ट की यात्रा की और माउंटेन में चलते हैं।
दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। तो माउंटेनी जो हैबिटेट होते हैं यानी पर्वतीय जो आवास होते हैं वो बहुत ही नॉर्मली जो है वेरी कोल्ड होते हैं एंड विंडी और बहुत ही हवादार होते हैं। इन सम एरियाज और कुछ क्षेत्रों में तो स्नोफॉल मे टेक प्लेस इन विंटर्स, यानी कुछ क्षेत्रों में तो सर्दियों में स्नोफॉल भी वहाँ पर होता है। देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स में विभिन्न तरह की प्रजाति के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 6.6? 6.6 के अंदर जो आप आकृति देख रहे हैं पेड़ों की, क्या आपने ऐसे पेड़ देखे हैं? इफ़ यू लिव इन ए माउंटेन रीजन, यदि आप माउंटेन रीजन के अंदर रहते हैं और हैव विजिटेड वन, या फिर आपने किसी माउंटेन क्षेत्र की यात्रा की है, तो यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। तो आपने इस तरह के बहुत सारे पेड़ वहाँ पर देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस्ड, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? क्या इस तरह की ट्रीज दूसरे क्षेत्रों में भी ग्रो होती है? हाउ आर दीज ट्रीज एडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो किस तरह ये जो पेड़ हैं ये एडेप्टेड होते हैं उन कंडीशंस के साथ जो कि इस तरह के आवासों में मिलती है। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉन शेप्ड। ये जो ट्रीज होती है माउंटेन रीजन की, ये नॉर्मली कॉन शेप्ड होती है, शंकु के आकार की होती है, कॉन शेप्ड, एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। और इनकी जो शाखाएं होती है वो स्लोपिंग होती है, झुकी हुई होती है नीचे की तरफ। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज, इनकी जो लीव्स है कुछ पेड़ों की, आर नीडल लाइक, वो सुई जैसी होती है। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू साइट ऑफ इजीली, जिसके कारण स्नो और जो पानी होता है वो आसानी से नीचे टपक जाता है। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर also present on mountains. They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. इनमें अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के एडेप्शंस हो सकते हैं माउंटेन्स वाले क्षेत्रों में सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर आल्सो एडेप्टेड टू द कंडीशंस हियर, यानी माउंटेन्स रीजन्स में जो एनिमल रहते हैं वो यहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेते हैं। दे हैव थिक स्किन, जैसे कि इनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है यानी मोटी होती है, और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। इसके अलावा इनमें बड़े बड़े बाल होते हैं, फर होते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए कोल्ड से। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लें, याक्स हैव लॉन्ग हेयर। याक्स नाम का जो जानवर है उसमें लंबे बाल होते हैं। टू कीप देम वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर, बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाला जो लेपर्ड होता है उसमें थिक फर होते हैं, यानी बहुत ही घने फर होते हैं ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, यानी फीट और टोज में भी। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट, तो ये फर प्रोटेक्ट करते हैं इसके पैरों को फ्रॉम द कोल्ड, सर्दी से। व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, जब ये बर्फ़ के ऊपर चलता है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स, माउंटेन गोट्स जो होती है उनमें बहुत ही मजबूत हूव्स होते हैं, खुर होते हैं, फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के जो रॉकी स्लॉप्स है उनमें भागने के लिए। एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रीजन्स, हम माउंटेन्स रीजन्स में जब थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो द सराउंडिंग्स चेंज, सराउंडिंग बदल जाती है। एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्शंस, तो हम अलग तरह की अनुकूलनता देखते हैं एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग ऊंचाई के ऊपर। ग्रासलैंड्स, अब हम ग्रासलैंड की यात्रा करेंगे, घास के मैदानों की। अब घास के मैदान में किस तरह के एडेप्शंस होते हैं, किस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पर मिलते हैं। ए लायन लिव्स इन ए फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड, एक लायन किसी फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में पाया जाता है। एंड
इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है। दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, ये डियर जैसे जानवरों को हंट करता है और उन्हें मार देता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, इसका जो रंग होता है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लायन एंड दैट ऑफ ए डियर, पिक्चरों को देख लीजिए दोनों की। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, इनकी आँखों के को गौर से देखिए कि इनके मुंह के ऊपर, यानी इसके जो सिर है, सिर के ऊपर ये आँखें किस तरह लगी हुई है। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस, क्या दोनों ही जानवरों के ऊपर, सिरों के ऊपर जो आँखें हैं वो क्या साइड में लगी हुई है या सामने की तरफ है। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स, लायंस के जो फ्रंट लेग्स होते हैं, आगे की जो टांगें होती है उसमें लंबे लंबे पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं। दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोच। डू द फीचर्स ऑफ ए लायन हेल्प इट इन एनी वे। To survive, its light brown color helps it to hide in dry grasslands, यानी जो फीचर्स है लाइन के वो किस तरह इसको सर्वाइव करने में सहायक होता है। जैसे कि इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो ग्रास लैंड में इसको छुपने में सहायक होता है, हाइड करने में। व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल्स टू ईट्स, जब ये अपना शिकार करता है। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। अब शेर की जो आँखें होती है वो बिल्कुल सामने होती है इसके सिर के ऊपर, और इससे क्या है कि वो अपने प्रे की लोकेशन को बिल्कुल सही सही मालूम कर लेता है। ए डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स, डियर एक दूसरा जानवर है जो कि ग्रास लैंड और फॉरेस्ट में पाया जाता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ, इसके जो टीथ हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स, ये बहुत ही हार्ड प्लांट की जो स्टेम है, जो तने हैं, उनको चबा लेता है ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में। ए डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, अब डियर को ज़रूरत होती है कि कोई प्रीडेटर्स उपस्थित तो नहीं है उसके आसपास, यानी कोई शिकारी जानवर तो नहीं है आसपास। प्रीडेटर्स किसको कहते हैं, जो शिकार करते हैं, यानी एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम, जिससे कि वो उनसे बचने के लिए भाग जाए। एंड नॉट बिकम देयर प्रे, और उनका शिकार नहीं बने। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स, इसके लंबे लंबे कान होते हैं जिससे कि प्रीडेटर्स के मूवमेंट को ये सुन सके। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, इसके सिर के ऊपर जो आँखें होती है वो सामने नहीं होती बल्कि बगल में होती है, और इससे ये क्या करती है, अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस, इससे वो सभी दिशाओं में देख सकती है। फॉर डेंजर, अपने खतरे के बारे में। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स, इसके अलावा इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये स्पीड इनको अपने शिकारी से बचने में सहायता करती है, उनसे दूर बच के भागने में। देर आर मैनी अदर फीचर्स, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं ऑफ ए लायन, ए डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, यानी अपने हैबिटेट में जो है सर्वाइव करने के लिए जो उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह अलग अलग तरह के फीचर्स अलग अलग जानवरों के अंदर होते हैं। सम एक्वेटिक हैबिटेट, हम यात्रा करेंगे कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स की, यानी कुछ जलीय आवासों की। अब जैसे कि ओशंस हैं, समुद्र है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन द सी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह मछली एडेप्ट करती है समुद्र में रहने के लिए। मैनी अदर सी एनिमल्स, बहुत से दूसरे सी एनिमल्स हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडीज़, यानी मछली के अलावा और भी बहुत सारे सी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी भी स्ट्रीम लाइंड होती है। और ये स्ट्रीम लाइंड बॉडी किस बात के लिए हेल्प करती है, टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर, यानी स्ट्रीम लाइंड बॉडी जो होती है वो वाटर के अंदर आसानी से मूव करने में हेल्प करती है।
देर आर सम सी एनिमल्स, कुछ और सी एनिमल्स हैं जैसे कि लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीम लाइंड शेप। इनकी जो शेप है वो स्ट्रीम लाइंड नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशन, ये जानवर समुद्र में बहुत गहराई में रहते हैं। नियर द सी बेड के बिल्कुल पास में। एंड कैच एनी प्रे, और किसी भी शिकार को पकड़ लेते हैं। दैट मूव्स टुवार्ड्स देम, जो उनकी तरफ बढ़ता है। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर, हालांकि जब ये जानवर पानी में मूव करते हैं तो दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीम लाइंड, तो ये अपने शरीर को स्ट्रीम लाइंड शेप में बदल लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी इन जानवरों के अंदर भी गिल्स होते हैं और गिल्स की सहायता से ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स, कुछ और सी एनिमल्स हैं जैसे कि डॉल्फिन्स हैं एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, यानी डॉल्फिन और वेल्स में गिल्स नहीं होते। दे ब्रेथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स, यानी ये जो मछलियाँ हैं डॉल्फिन्स और वेल्स, ये सिरों के ऊपर वाले हिस्से में ब्लो होल्स या नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उन्हीं की सहायता से ये श्वसन करती है। दिस अलाउज देम टू ब्रेथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, और जब ये नियर द सरफेस ऑफ वाटर यानी पानी की सतह के आसपास जब ये तैरती रहती है तब ये अपने नॉस्ट्रिल से श्वसन क्रिया करती है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है विदाउट ब्रेथिंग, बिना श्वसन किए। दे कम आउट टू द सरफेस, ये पानी की सतह के ऊपर आती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। टू ब्रीथ इन एयर, ब्रीथ इन करने के लिए यानी श्वसन करने के लिए। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशन लाइफ, क्या आपने कभी डॉल्फिन्स की टेलीविज़न या ऐसे प्रोग्राम्स जो आते हैं टेलीविज़न पे या फिल्म्स में ओशन लाइफ के ऊपर, तो उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दिखाई जाती है डॉल्फिन्स की, क्या आपने डॉल्फिन्स की ऐसी एक्टिविटी देखी है जब वो पानी से एक रॉकेट की तरह ऊपर आती है और फिर बाद में कूद जाती है? अब हम देखेंगे पॉन्ड्स एंड लेक्स के जानवरों के बारे में। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, क्या आपने तालाबों के अंदर पौधों को उगते हुए देखा है? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, एंड इवन सम ड्रेन्स में, यहाँ तक कि कुछ ड्रेन्स में भी। गो ऑन ए फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाई पॉन्ड, किसी पास वाले पॉन्ड के पास की यात्रा कीजिए इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी विभिन्न तरह के जो पौधे वहाँ पर मिलते हैं। दैट आर सीन देयर। ऑब्जर्व द लीव्स, उनकी पत्तियों को ध्यान से देखिए, उनके स्टेम्स को देखिए, एंड रूट्स को देखिए ऑफ दीज प्लांट्स, यानी इन पौधों को आप अवलोकन कीजिए, इनकी लीव, स्टेम और रूट किस तरह की है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल, इनमें से कुछ पौधों की जो जड़ें हैं वो बिलो द वाटर, यानी पानी के नीचे जो सॉइल है उसमें ये फिक्स होती है, जैसे ये देखिए आप। फिगर 6.9, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फ्रूट्स नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स होते हैं यानी थलीय आवासों के जो पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होते हैं, ये जो जड़ें होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है किस डिपार्टमेंट में? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी ज़मीन से पोषक तत्व और जो है पानी एब्जॉर्ब करने में। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज,
जबकि जलीय पौधों की जो जड़ें होती है वो आकार में बहुत कम होती है, छोटी होती है, एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और इन पौधों की जड़ों का जो मुख्य काम होता है वो पौधे को अपनी जगह पर बनाए रखना होता है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। इन पौधों का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो बहुत लंबा होता है, हॉलो एंड लाइट। इसके अलावा वो बहुत पोला होता है और हल्का होता है वजन में। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। स्टेम बिल्कुल नीचे से ऊपर पानी की सतह तक बढ़ा हुआ होता है। वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जबकि जलीय पौधों की जो पत्तियां और जो फूल होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे जलीय पौधे भी होते हैं जो पूरी तरह पानी में डूबे हुए होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स। तो ऐसे पौधों के सभी जो पार्ट्स होते हैं आर अंडर वाटर, वो पानी के अंदर ही रहते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। इनमें से कुछ पौधों की जो पत्तियां होती है वो रिबन लाइक और बहुत ही सकड़ी होती है। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। और पानी के कारण ये बिल्कुल बेंड हो सकती है। इन सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। कुछ पौधों की पत्तियां इतनी डिवाइडेड होती है कि पानी उनमें होकर के आराम से गुजर जाता है और बिना पौधों को क्षति पहुंचाए। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। ये जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक, प्राय पॉन्ड्स के अंदर रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। यानी फ्रॉग्स जो होते हैं, यानी मेंढक जो होते हैं, वो पानी के अंदर भी और ज़मीन के अंदर भी रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। इनकी पिछली टांगें बहुत मजबूत होती है। दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। तो पिछली टांगों की सहायता से ये उछलते हैं और अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ते हैं। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। जालीदार जो पैर होते हैं, टांगें होती है, उनकी सहायता से ये पानी में तैर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। इन डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाली जो प्रजातियां हैं, उनकी जो वाइड जो वैरायटी है, और उनमें से हमने फ्यू कॉमन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में यहाँ पर तुलना की है। यू मे हैव आल्सो नोटिस द वे द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू। आपने नोटिस किया होगा विभिन्न, यानी जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स है आपके आसपास जो है उसको देखा होगा। व्हेन यू प्रिपेयर्ड ए हर्बेरियम एज ए पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इन चैप्टर 4, imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plants from all regions of the earth. अब 6.4 देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स। यानी हमने जर्नी की अलग अलग हैबिटेट्स की और डिस्कस किया मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। इन एक्टिविटी 1 में वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, हमने लिस्टेड किए ऑब्जेक्ट्स को, प्लांट्स को एंड एनिमल्स को, फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, अलग अलग सराउंडिंग्स में मिलने वाले। सपोज वी स्टॉप ए व्हाइल, मान लीजिए कि हम थोड़ा रुकते हैं, एंड थिंक, और सोचते हैं, विच एग्जाम्पल्स इन आवर लिस्ट, यानी हमारी लिस्ट में से ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं आर लिविंग, जो जीवित हैं, यानी जो सजीव हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट। हमें कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने फॉरेस्ट में से लिए उसके बारे में हम सोचते हैं। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं जो हमको जंगल में मिलते हैं। विच ऑफ दीज आर लिविंग। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जितने भी ये नाम हमने यहाँ पर देखे, इनमें से ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो लिविंग ऑब्जेक्ट है,
या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी सजीव कौन कौन से हैं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए जो तुम अपने आसपास देखते हो इस समय, और उनको ग्रुप कर दीजिए लिविंग और नॉन लिविंग के रूप में। इन सम केसेस, कुछ मामलों में, इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में हम आराम से ये कह सकते हैं कि जैसे चेयर या टेबल की हम बात करें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये अलाइव नहीं है, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। पहेली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। एक राइम है जो पहेली यहाँ पर पढ़ती है और इसके लेखक हैं एडवर्ड लियर, और राइम जो है वो कंप्लीट नॉनसेंस नाम से है। तो यहाँ पर ये पहेली इस राइम को पढ़ती है। पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी। जब पहेली इसको पढ़ती है तो पहेली और बूजो को ये पोएम बहुत ही फ़नी मिलती है, बहुत ही फ़नी दिखाई देती है। बिकॉज, ऐसा क्यों? दे न्यू दैट ए चेयर और ए टेबल, यानी उनको पता चला इससे कि चेयर और टेबल इज़ नॉट अलाइव, कि चेयर और टेबल अलाइव नहीं है। एंड इट कैन नॉट टॉक और वाक, एंड चेयर और टेबल न तो वाक कर सकती है न टॉक कर सकती है। चेयर, टेबल, स्टोन और ए कॉइन आर नॉट अलाइव। चेयर, टेबल, स्टोन और ए कॉइन अलाइव नहीं होते। सिमिलरली, इसी तरह, वी डू नो, हम ये भी जानते हैं, दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस बात को भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम अलाइव हैं, यानी सजीव हैं, और इसी तरह सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सजीव हैं। वी आल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस, हम आसपास हमारे बहुत सारे जानवर देखते हैं, दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, जो जीवन से भरे हुए हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? कैसे हमको ये पता चलता है कि कोई चीज़ सजीव है? ऑफन, प्राय इट इज़ नॉट सो इजी टू डिसाइड, प्राय ऐसा डिसाइड करना कोई आसान नहीं है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हमको ये बताया गया है कि प्लांट्स लिविंग होते हैं, यानी प्लांट्स जो होते हैं वो सजीव होते हैं। बट दे डू नॉट मूव लाइक ए डॉग और ए पिजन, लेकिन प्लांटों को हमने डॉग या पिजन की तरह मूव करते हुए नहीं देखा, चलते फिरते नहीं देखा। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ एक कार और ए बस कैन मूव, कार या बस हमने देखी है, वो आसानी से मूव करती है, यानी चलती है खूब। स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग, फिर भी हम उनको नॉन लिविंग मानते हैं, यानी निर्जीव मानते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज, प्लांट्स और एनिमल आकार में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं विद टाइम, समय के साथ। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, लेकिन बरसात के मौसम में आपने देखा होगा आकाश में बादलों को फैलते हुए, बढ़ते हुए। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो आसमान में जो बादल बढ़ते हैं आकार में, तो बढ़ने के कारण ही क्या हम इसका अर्थ ये निकालें कि वो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव है? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि कैसे कोई ये पता करे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स? क्या लिविंग थिंग्स के अंदर कोई कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती है दैट मेक देम वेरी डिफरेंट, जो इनको बिल्कुल अलग यानी भिन्न बना देती है फ्रॉम द नॉन लिविंग, यानी बिल्कुल अलग कर देती है नॉन लिविंग से, यानी निर्जीवों से।
यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बींग। तुम लिविंग थिंग के सबसे अच्छे, सबसे वंडरफुल, आश्चर्यजनक एग्जाम्पल हो। वाट करेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं, विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग, जो तुमको किसी निर्जीव वस्तु से अलग करती है। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। कुछ करेक्टरिस्टिक्स को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। लुक एट योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को देखिए, एंड मार्क दोज करेक्टरिस्टिक्स, और उन विशेषताओं को मार्क कीजिए, दैट यू हैव लिस्टेड, जो आपने लिस्ट की है। विच मे आल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट, जो करेक्टरिस्टिक्स आपको प्लांट्स और एनिमल्स में भी मिलती जुलती दिखाई देती है। सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स आर, ये इनमें से, ये जो करेक्टरिस्टिक्स आपने अपने अंदर पाई है, जो आपने लिखी, इनमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, ये सारी की सारी विशेषताएं सभी लिविंग थिंग्स में कॉमन होती है। जैसे कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, यानी सभी भोजन, यानी सभी लिविंग थिंग्स भोजन करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, क्या सभी ऑर्गेनिज्म को भोजन की ज़रूरत होती है? तो बिल्कुल इसका आंसर यस है। अर्लियर वी लर्नड, पहले हमने ये पढ़ा, दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी ऑल लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, एंड हाउ एसेंशियल इट इज़, और ये बहुत कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, टू एनिमल्स एंड टू अस, जानवरों के लिए और हमारे लिए। वी हैव आल्सो लर्नड, हमने ये भी पढ़ा, दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, और अदर एनिमल्स, और या दूसरे जानवरों के ऊपर निर्भर करते हैं, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, फूड किसी भी सजीव को वह एनर्जी प्रदान करता है जो उसे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड एनर्जी, ऑर्गेनिज्म को यानी सजीवों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, अन्य दूसरी लाइफ प्रोसेस के लिए, दैट गो ऑन इनसाइड देम, जो प्रक्रिया उनके अंदर शरीर में चलती रहती है। अब अगली जो विशेषता है वो है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, यानी ग्रोथ एक अलग नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, यानी सभी सजीव वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक, यानी 4 साल पुराना तुम्हारा कुर्ता, स्टिल फिट यू, क्या वो अभी भी तुम्हारे शरीर पर फिट आता है? यू कैन नॉट बियर इट एनी मोर, तो बिल्कुल सामान्य बात है कि तुम उसको अब पहन नहीं सकते 4 साल पुराने कुर्ते को। इजंट इट, क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है? यू मस्ट हैव ग्रोन टालर ड्यूरिंग दीज ईयर्स, क्योंकि पिछले 4 साल पहले वाला जो कुर्ता है तो वो तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन तुम इन सालों में काफ़ी बढ़ गए हो। यू मे नॉट रियलाइज इट, हालांकि तुमको इस अपनी ग्रोथ का पता नहीं है, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, लेकिन तुम हर समय बढ़ते रहे थे। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट, और कुछ ही अगले सालों में तुम एडल्ट बन जाओगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भी बढ़ करके एडल्ट बनते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स, आपने निश्चित रूप से नोटिस किया होगा, पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स, पप्स को एडल्ट में बदलते हुए। ए चिक हैज्ड फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू ए हैन और ए कॉक, अंडे से मुर्गी का बच्चा, और फिर वो बड़ा होकर के या तो मुर्गी बन जाता है या मुर्गा बन जाता है। प्लांट्स आल्सो ग्रो, प्लांट्स भी बढ़ते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी ए फ्यू प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, किसी ऐसे कुछ पौधों को देखिए विशेष प्रकार के। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ बहुत ही छोटे हैं और स्मॉल हैं। सम आर बिगर, कुछ बड़े हैं।
दे मे आल बी इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ, वे हो सकता है कि अपनी ग्रोथ के अलग अलग स्टेज पर हों। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज, उन पौधों को कुछ दिनों बाद फिर दोबारा से देखो। एंड वीक्स, कुछ सप्ताह बाद फिर देखो। यू मे फाइंड, आपको पता चलेगा दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, कि उन पौधों में से कुछ की वृद्धि हो गई है, यानी आकार में बढ़ गए हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीवों के अंदर वृद्धि दिखाई देती है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी ग्रोथ होती है? नहीं होती, हम सब जानते हैं। हमारी कुर्सी और हमारी टेबल 10 साल बाद में भी ऐसी ही रहती है। कैन वी लिव विदाउट ब्रेथिंग, क्या हम श्वसन के बिना जिंदे रह सकते हैं? वैन वी इनहेल, जब हम श्वसन लेते हैं तो द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, तो हवा बाहर से अंदर हमारे शरीर में आती है। वैन वी ब्रेथ आउट, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, तो हवा हमारे अंदर से निकल करके बाहर आती है। ब्रेथिंग इज पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पिरेशन, यानी श्वसन यानी ब्रेथिंग जो होती है, यानी सांस का अंदर बाहर लेने की जो प्रक्रिया है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। इन रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया में सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर की जो ऑक्सीजन होती है वी ब्रीथ इन, उसको हम अंदर लेते हैं। इज़ यूज्ड बाय द बॉडी, और वो हमारा शरीर उसे यूज़ करता है। वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसे हम ब्रेथ आउट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस, यानी सभी जानवरों के अंदर जो ब्रेथिंग की प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारी तरह। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, किसी भी एक एनिमल को जब वो आराम कर रहे हों तो ऑब्जर्व कीजिए। एंड नोटिस, और देखिए कि द मोमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, कि यानी उनका जो एब्डोमेन है उसके मूवमेंट को आप नोटिस कीजिए, यानी पेट और शरीर की जो मूवमेंट हो रही है उसको देखिए। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रेथिंग, यानी ये जो स्लो मूवमेंट है वो उनकी ब्रेथिंग को इंडिकेट करता है। रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, रेस्पिरेशन के द्वारा ही हम जो फूड हम लेते हैं उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज़म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कुछ जानवरों के अंदर अलग अलग तरह की मैकेनिज़्म होती है गैसेज को एक्सचेंज करने की, विच इज़ ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, जैसे कि अर्थवर्म्स होते हैं वो अपनी ऊपरी जो त्वचा होती है उसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। फिश बी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, और फिश जो है पानी में घुली ऑक्सीजन को अपने गिल्स से लेती है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, क्या पौधे भी रिस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, यानी गैसेज का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो मेनली पत्तियों के द्वारा होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, हमारी तरह पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट, हमने सीखा है कि सनलाइट के दौरान प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और इससे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स, यानी प्लांट्स के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो मात्रा ऑक्सीजन की ये निकालते हैं इज़ मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज़ इन रेस्पिरेशन, उसकी मात्रा रिस्पिरेशन के दौरान ली गई ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत ज़्यादा होती है। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, हमारी तरह पौधों में भी श्वसन क्रिया दिन रात चलती रहती है।
अब एक और करेक्टरिस्टिक्स, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के साथ। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट, यानी जब आप नंगे पैर चलें और आपका पैर किसी कांटे के ऊपर रखा हुआ गया है तो आप किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, व्हाट हैपन्स, योर आइज shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings. Your favorite food, bright light, and a thorn. In the above situations are some examples of changes in your surroundings. All of us respond immediately to such changes. हम सभी इस तरह के चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड, हमारी सराउंडिंग्स के अंदर जो चेंजेस हैं जो हमें रिस्पॉन्ड करवाते हैं आर कॉल्ड स्टिमुली, इन्हें हम स्टिमुली कहते हैं। डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम, डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, व्हेन यू मूव टुवार्ड्स ए बर्ड व्हाट डज इट डू, wild animals run away when bright light is flashed towards them. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. यानी रात के समय जैसे ही आप किचन में जाकर लाइट ऑन करते हो तो आप देखते हो कि किस तरह कॉकरोच अपने हाइडिंग प्लेसेस की तरफ भागते हुए जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली। Do plants also respond to stimuli? Flowers of some plants bloom only at night. In some plants, flowers close after sunset. In some plants, like mimosa, commonly known as touch me not, leaves close or fold when someone touches them. यानी पौधों के अंदर भी इस तरह की मूवमेंट की प्रतिक्रिया होती है, यानी वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के खिलाफ। जैसे कि छुई मुई का पौधा होता है तो जैसे आप उसको टच करने की कोशिश करते हो तो वो सिकुड़ जाता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टुवार्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। अब देखिए एक्टिविटी 4, प्लेस ए पॉटेड प्लांट इन ए रूम ए लिटिल अवे फ्रॉम ए विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे, कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर ए फ्यू डेज, डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या सीधा बढ़ता है पौधा खिड़की के पास, लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, जैसे कि दूसरे पौधे जो बाहर ओपन उग रहे हैं, नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, तो खिड़की की तरफ बढ़ेगा पौधा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, यानी सारा भोजन जो हम करते हैं वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी पूरा का पूरा यूज़ नहीं होता, उसका कुछ पार्ट्स जो है वो हम शरीर के बाहर निकालते हैं। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट के रूप में। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस आल्सो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सक्रेशन, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव वेस्ट फूड को या अनयूज्ड फूड को शरीर के बाहर निकालता, उसी प्रक्रिया को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रेट, दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स, द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर ए लिटिल डिफरेंट,
Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants remove waste products as secretions. Excretion is another characteristic common to all organisms. उत्सर्जन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कॉमन विशेषता है। अब देखिए, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रीप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या सभी सजीव अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं? तो प्रजनन प्रजनन यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं यानी प्रजनन करते हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट्स ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम। यानी कुछ जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं, उनको हैच करते हैं, उनमें से उनके जो यंग वंस निकलते हैं वो उन जैसे ही होते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट, यानी रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो अलग अलग हो सकता है इन डिफरेंट एनिमल्स। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ जानवर तो अपने यंग वंस अंडों के द्वारा पैदा करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। सीधे ही कुछ जानवर अपने जैसे ही बच्चे देते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं बीजों के द्वारा। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। यानी पौधे बीजों के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी बीज को बोया जाता है, वो जर्मिनेट होता है और उससे एक न्यू प्लांट पैदा होता है। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बीज से पैदा नहीं होते बल्कि अपने ही किसी पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्ट ऑफ ए पोटैटो विच ए बड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। जैसे कि उदाहरण के लिए एक पोटैटो यानी आलू का एक टुकड़ा जिसमें बड भी हो, यदि हम उसको ज़मीन में गाड़ेंगे तो उसमें से आलू का पौधा बन जाएगा। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। इसके अलावा प्लांट्स कटिंग्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी हम कलम काट करके और उस कलम को लगाते हैं, यानी किसी भी पौधे का एक पार्ट, एक टहनी काट करके यदि लगाई जाए तो वो उसी प्लांट जैसा बन जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। वुड यू लाइक टू ग्रो ए प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ? टेक ए कटिंग फ्रॉम ए रोज और ए मेहंदी प्लांट, फिक्स इट in the soil and water it regularly. What do you observe after a few days? It may not be easy to grow plants from cuttings. Do not be disappointed if your cutting does not grow. Talk to a gardener, if possible, on the care to be given to cuttings to make them grow into plants. Living things produce more of their own kind through reproduction. It takes place in many different ways for different organisms. Do all organisms move? क्या सभी सजीव गति करते हैं? In chapter 6, we discussed the various ways in which animals move. They move from one place to another and also show other body movements. What about plants? Do they? अब plants की बात करें, हमने plant को तो कहीं भागते हुए नहीं देखा, तो क्या वो भी गति करते हैं? तो वो अलग तरह की गति करते हैं। डू दे आल्सो मूव? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल। प्राय जो है प्लांट्स जनरली जो है ज़मीन में लगे रहते हैं। सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा नहीं करते, मूव नहीं करते। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम move from one part of the plant to other. Have you noticed any other kind of movement in plants? Opening or closing of flowers? Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? We also have some non-living things moving. Of course, a bus
car, a small piece of paper, clouds, and so on. Is there something different in these movements from the movements of living things? Yeah, living beings. There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics, as we have discussed. Yet, another common characteristic is that living being die. यानी ये भी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है सभी लिविंग बीइंग की कि सभी सजीव आखिरकार जैसे वो जन्म लेते हैं वैसे वो मरते भी हैं. बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई. Particular types of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. We see that all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो कॉमन है सभी जो है लिविंग बींग्स की. डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट आल्सो शो सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स? कार्स, बाइसिकल, clocks, and the water in the river move. The moon moves in the sky. A cloud grows in size right in front of our eyes. Can such things be called living? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non living things may not show all these characteristics at the same time. Is this always true? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? Do we always find that non living things may show only some of these characteristics and never all of them? To understand this a little better, let us look at a specific example. Consider any seed, say moong. Is it living? It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. However, we bring the same seed and plant it in soil, butter it, and it turns into a whole plant. Did the seed need food? Did it excrete, grow, or reproduce when it was in the shop for many months? We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. What then is life? तब जीवन क्या है? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it is warm inside? There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire and in that process give out some heat. We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life processes may not be very active. It may not be very easy to answer our question, what then is life? However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. Thank you, students.